हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका स्टडी विद उषा चैनल पे। आज हम 9वीं क्लास का पार्ट नंबर 1 पालमपुर गांव की कहानी, ठीक है, ये पढ़ेंगे। ये जो पालमपुर गांव है ये किसी गांव का नाम नहीं है बल्कि एक काल्पनिक गांव है, ठीक है। इस काल्पनिक गांव की कहानी है और इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इस गांव में क्या क्या काम होते हैं, ठीक है। वो हम सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचित कराना है और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं, ठीक है। देखिए जो ये चैप्टर है, जो एक कहानी है, इस कहानी का जो मेन एम है, जो मेन उद्देश्य है, ये है कि जो उत्पादन से संबंधित जो विचार हैं, ठीक है, उनसे परिचित कराना है और ये एक काल्पनिक गांव है, ठीक है। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है। देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन आपको यहीं से बनता है और पूछा भी जाता है कि जो पालमपुर गांव है, पालमपुर में मुख्य क्रिया क्या है, तो क्या है, यहाँ पे खेती है, ठीक है। जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती हैं। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं है कि जो ये गांव है, इस गांव में सिर्फ खेती ही होती है। खेती जो है वो मेन क्रिया है, लेकिन इसके अलावा भी और वहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं, जैसे विनिर्माण, डेयरी, परिवहन, ठीक है। लेकिन ये एक लिमिट, ये लिमिट स्तर पर की जाती हैं, ठीक है। और देखिए जो ये भी संसाधन हैं, इनके लिए हमें बहुत सारे जो और जैसे प्राकृतिक संसाधन है, मानव निर्मित वस्तुएं हैं, मानव प्रयास और पैसे आदि चीज़ों की जरूरत होती है। अब हम पढ़ते हैं परिचय। पालमपुर आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा बग्गी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 400 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। उनके मकान, जिनमें से बहुत कुछ बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है, ठीक है। और वे गांव के एक कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं। इनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय रेखाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है, जहां रोगियों का उपचार किया जाता है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें तो पालमपुर गांव की, ये भी एक नॉर्मल गांव है, ठीक है। और इसमें भी कितने परिवार हैं, 450 परिवार रहते हैं। और देखिए जो भूमि है, भूमि के ज़्यादातर जो भूमि के जो स्वामी है वो बड़ी जाति के हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो अनुसूचित जाति हैं, ठीक है, जिसको दलित बोलते हैं, कि जो लोगों की जो संख्या है वहाँ पे कुल जो गांव की जनसंख्या है उसका 1/3 है, ठीक है। और गांव में 2 विद्यालय है और एक हाई स्कूल है, मतलब 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है, ठीक है। और गांव में एक जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है और एक निजी औषधालय भी है, जहाँ पे जो लोग होते हैं उनका उपचार किया जाता है, ठीक है। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांव में खेती उत्पादन की मुख्य गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रिया कहा जाता है। देखिए अगर आपसे पूछे कि गैर कृषि क्रिया क्या होती है, यानी कि कृषि के अलावा जो भी काम किए जाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, गैर कृषि क्रियाएं बोलेंगे, ठीक है। जैसे इसमें आपका देखिए लघु विनिर्माण हो गया, परिवहन हो गया, दुकानदारी हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारी गैर कृषि क्रियाएं हैं। आप सिंपल सी भाषा में लिख सकते हो कि कृषि के अलावा और जितने भी कार्य किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, गैर कृषि क्रिया, उनको हम बोला जाता है, ठीक है। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के लिए इस प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। हम बात करते हैं उत्पादन का संगठन।
उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवा उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक हैं। पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकता है श्रम अर्थात जो लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्य को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। तीसरी आवश्यकता भौतिक पूंजी है अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं? देखिए, उत्पादन का जो मेन उद्देश्य होता है, ठीक है, जो हम कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, हम उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करते हैं ना जिन वस्तुओं की हमें जरूरत होती है, ठीक है। और किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए हमें 4 चीज़ों की जरूरत होती है, ठीक है। सबसे पहला है, देखिए, आपको कुछ भी काम करना है, चाहे आपको खेती करनी है, ठीक है, या आपको कोई अपना फैक्ट्री लगानी है, तो उसके लिए आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? भूमि की, जमीन की, ठीक है। और दूसरी आवश्यकता है श्रम की, यानी कि श्रम कौन? जो लोग आपके साथ में काम करेंगे वो क्या कहलाएंगे? श्रम, ठीक है। और तीसरी आवश्यकता है भौतिक पूंजी, ठीक है। जो भौतिक पूंजी, देखिए, अब हमें बात करें कि भौतिक पूंजी में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है। सबसे पहला इसमें देखिए औजार, मशीन और भवन। औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेके परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्ष तक प्रयोग होता है और इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है, ठीक है। यानी देखिए, स्थायी पूंजी का मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है? देखिए, जो एक बार आपने मशीन खरीद ली, आपने कोई भवन खरीद लिया, कोई औजार खरीद लिया, तो इससे आप काफ़ी समय तक इन सारे सामानों का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इनको क्या बोलते हैं? स्थायी पूंजी इनको कहा जाता है, ठीक है। कच्चा माल और नगद मुद्रा। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं, ठीक है। यानी कार्यशील पूंजी का मतलब क्या है? कार्यशील पूंजी हम किसे कहेंगे? यानी कि जो हमारे पास से रॉ मटेरियल, जो हमारे पास जो कच्चा माल है और जो हमारे पास कैश है, ठीक है, जो हमारे पास कैश है, नगद है, उसको हम क्या बोलेंगे? कार्यशील पूंजी कहते हैं, ठीक है। औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीजें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। देखिए, आपको कोई भी काम करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए आपको कैश की, पैसों की जरूरत आपको हमेशा से ही रहती है। और अगर आप कोई भी नई वस्तु का निर्माण करेंगे तो उसके लिए भी आपको कच्चे माल की जरूरत हमेशा होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी में आप अंतर बताइए, तो आप इसमें से बता सकते हैं, ठीक है। एक चौथी आवश्यकता भी होती है, आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ती है। आजकल इसे मानव पूंजी चित्र में उत्पादन में प्रयुक्त भूमि, श्रम और स्थायी पूंजी की पहचान दें। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है, ठीक है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को ही पूंजी कहेंगे, ठीक है। हम बात करते हैं पालमपुर में खेती। भूमि स्थिर है। पालमपुर में खेती उत्पादन की मुख्य क्रिया है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है, खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए, इसमें भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है, यानी भूमि मापने की जो इकाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हेक्टेयर उसको बोला जाता है, ठीक है। क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है?
यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम रबी में खेतों में गेहूं उगाया जाता है। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। देखिए यहाँ पे रबी की फसल और खरीफ की फसल की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ ना, एग्जाम्पल भी पूछ लेता कि खरीफ की फसल के उदाहरण बताइए। तो ज्वार और बाजरा, यानी कि जो फसलें गर्मी के मौसम में उगाई जाती हैं वो हमारी खरीफ की फसलें होती हैं, और जो फसलें सर्दी के मौसम में उगाई जाती है वो उनको हम रबी की फसल बोलते हैं। जैसे आप गेहूँ है, ठीक है, सरसों है, ये सब कब उगाई जाती है? सर्दी के मौसम में उगाई जाती है, ठीक है। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी। उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। तब तक किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती थी। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्द ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। यानी कि देखिए, बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? तो यानी कि कोई भी भूमि है, उस जमीन पे एक से ज़्यादा जब फसलें पैदा की जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बहुविध फसल प्रणाली, ठीक है। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। आप पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं। अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों की सूचना के आधार पर निम्न सारणी को भरिए। आपने देखा कि एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविध फसल प्रणाली है। दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेतों में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना है, ठीक है। यानी कि देखिए, जमीन पे हम उत्पादन किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, यानी कि एक तो प्रणाली है आपकी बहुविध फसल प्रणाली, और दूसरा है कि अधिक उपज के लिए हम आधुनिक जो कृषि विधियां हैं उनका हम प्रयोग करें। उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक खेतों में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, इनको खरीदना नहीं पड़ता था। 1960 के दशक में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए, ठीक है। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत थी। अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों आदि के सेवन से ही संभव थी। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीनें खरीदी।
जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया, परंतु इनसे गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। HYV बीजों से उपज 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने को अब अधिशेष गेहूं की मात्रा काफ़ी उपलब्ध थी। हम बात करते हैं, क्या भूमि यह धारण कर पाएगी? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अधिक उपयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भौमजल स्तर कम हो गया है। मिट्टी की उर्वरता और भौमजल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं। एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है? आपने ये जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांशतः दलित है। बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती। आप एक गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं। इन पर छोटे किसान खेती करते हैं। दूसरे गांव के आधे से ज़्यादा क्षेत्र में काफ़ी बड़े आकार के प्लॉट हैं। पालमपुर में मझोले और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या इससे अधिक भूमि है। हम बात करते हैं कि श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मंझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं या बहुत छोटे प्लॉटों में खेती करने वाले परिवारों से। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों का उगाई गई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता जैसा किसानों का होता है, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वे काम करते हैं। मजदूरी नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल और खेत में एक से दूसरे कृषि कार्य जैसे बुआई और कटाई के लिए अलग अलग होती है। रोजगार की अवधि में भी काफ़ी भिन्नताएं हैं। खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जा सकता है। डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम करते रहना पड़ता है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपये, ये 2019 के द्वारा निर्धारित है। ठीक है, लेकिन डाला को मात्र 160 रुपये ही मिलते हैं। पालमपुर में खेती श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, इससे लोग कम वेतन में भी काम करने को सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेती श्रमिक है। डाला और रामकली दोनों गांव के निर्धनतम व्यक्तियों में से हैं। अब हम बात करते हैं खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। आप पहले ही देख चुके हैं कि खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अतः अब किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए। अधिसंख्यक छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए उधार पैसा लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से या खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। ठीक है, देखिए जो किसान जो कृषि करते हैं उनको पूंजी की आवश्यकता होती है। वो क्या करते हैं, उसके लिए जो पैसा वो क्या करते हैं, उधार लेते हैं। ठीक है, वो किससे उधार लेते हैं, या तो जो गांव में जो बड़े किसान होते हैं या जो साहूकार होते हैं। ठीक है, उनसे वो
कर्ज लेते हैं और उसके बाद में उनको जो उन्होंने कर्ज लिया है उस कर्ज की जो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो ब्याज की दर है, वो बहुत ऊंची होती है। ठीक है, और वो कर्ज चुकाने के लिए जो किसान होते हैं उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। इस तरह वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इन किसानों को बचत कैसे होती है, आप इसका उत्तर अगले भाग में पाएंगे। ठीक है, देखिए जो बड़े बड़े जो किसान होते हैं, ठीक है, उनको खेती में ज़्यादा बचत होती है और जब उनको बचत ज़्यादा होती है तो वो अपने लिए पूंजी की भी व्यवस्था कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। मान लीजिए कि किसानों ने उत्पादन के 3 कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में गेहूं पैदा किया है। गेहूं की कटाई की जाती है, उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूं का क्या करते हैं, वे परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं और अधिशेष गेहूं को बेच देते हैं। देखिए, अधिशेष का मतलब है कि उन्होंने जितने भी गेहूं का उत्पादन किया, ठीक है, या कृषि के अंदर किसी भी चीज़ का उन्होंने उत्पादन किया अपने परिवार के लिए रखने के बाद जो उनके पास जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको अधिशेष बोला जाता है। ठीक है, सविता और गोविंद के बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूं होता है क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है तथा इसमें से एक बड़ा भाग वे परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं। इसलिए मंझोले और बड़े किसान ही बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं। गेहूं से लदी बाजार जाती रेलगाड़ी देख सकते हैं। बाजार में व्यापारी गेहूं खरीदकर उसे आगे कस्बों और शहरों के दुकानदारों को बेच देते हैं। एक बड़े किसान तेजपाल सिंह को अपनी समस्त भूमि से 350 क्विंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त होता है। अपने अतिरिक्त गेहूं को वह रायगंज के बाजार में बेच देता है और अच्छी कमाई करता है। तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है, पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसे बैंक के पास अब जमा कर दिया था। बाद में उसने इस पैसे का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने में किया जिन्हें कर्ज की आवश्यकता थी। उसने बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में भी किया। इस वर्ष तेजपाल सिंह बचत के पैसों से एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है। दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स्थिर पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। यानी कि देखिए, जो किसान है अगर उनके पास में कुछ पैसा बच जाता है तो वो अपनी जो नेक्स्ट फसल है उसके लिए भी उसको बचा के रखते हैं या अपनी जो स्थिर पूंजी है या कार्यशील पूंजी है उसकी व्यवस्था वो करते हैं। ठीक है, कार्यशील पूंजी में आपको वही आएगा कैश, ठीक है, और आपका रॉ मटेरियल यानी कि जो किसान है वो कच्चा माल खरीदने के लिए और अपने पास में कैश रखने के लिए भी जो उनके पास बचत होती है उसका प्रयोग वो करते हैं। तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े और मझोले किसान भी खेती के अधिशेष कृषि उत्पादों को बेचते हैं। कमाई के एक भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था के लिए बचाकर रखा जाता है। इस तरह वे अपनी खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी ही बचतों से कर लेते हैं। कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने अथवा दुकान खोलने में भी करते हैं, जैसा कि हम इनको गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी कहते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। ठीक है, हमने देखा कि पालमपुर में खेती ही प्रमुख उत्पादन क्रिया है। अब हम कृषि उत्पादन क्रियाओं पर विचार करेंगे। पालमपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं। यानी कि जो 75% लोग हैं वो क्या करते हैं, वो कृषि का काम करते हैं और बाकी जो 25% लोग वो कौन सा काम करते हैं, वो गैर कृषि कार्य करते हैं। सबसे पहला इसमें डेयरी। ठीक है, अन्य प्रचलित क्रिया। पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार और बाजरा खिलाते हैं। दूध को निकट के बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण तथा शीतल केंद्र खोला हुआ है जहां से दूध दूर दराज के शहरों और कस्बों में भेजा जाता है। दूसरा है पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण। इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्य करने में लगे हैं। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है और उसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर लिया जाता है। ठीक है, यानी कि देखिए वहाँ पे जो विनिर्माण जो कार्य किया जाता है वो घर में ही किया जाता है और किसके साथ में, जो घर के जो और लोग होते हैं सबके साथ में मिलकर ही जो विनिर्माण कार्य है उसको किया जाता है और उसके लिए अगर उनको श्रमिकों की जरूरत पड़ती है तो कभी कभी उनको किराए पर भी वो ले आते हैं। ठीक है, अब है पालमपुर के दुकानदार।
पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। आप देखेंगे कि गांव में छोटे जनरल स्टोरों में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्किट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्तियां, कॉपियां, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। कुछ परिवारों के जिनके घर बस स्टैंड के निकट हैं, अपने घर के एक भाग में छोटी दुकान खोल ली और वे खाने की चीजें बेचते हैं। अब बात करते हैं परिवहन। तेजी से विकसित होता है एक क्षेत्र। पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर तथा परंपरागत बैलगाड़ी, दूसरी गाड़ी चलाने वाले लोग वे लोग हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं। वे लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। गत कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। अब हम पढ़ते हैं इसका सारांश। देखिए, इसका मेन सारांश यही है कि देखिए, जो गांव में जो मेन उत्पादन क्रिया है वो खेती है, ठीक है। और यहाँ पे पिछले वर्षों से जो खेती करने की जो विधि है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, ठीक है। और उस परिवर्तन के कारण जो किसान उतनी ही भूमि पे जो फसल है वो अधिक पैदा करने लगे हैं, ठीक है। और ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि उनके पास जो जमीन थी उस जमीन पे अब उन्होंने अधिक फसल पैदा करना शुरू कर दिया है, ठीक है। क्योंकि जो भूमि है, भूमि स्थायी तथा दुर्लभ है और उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य जो प्राकृतिक संसाधन है उन पर बहुत दबाव पड़ता है, ठीक है। खेती की नई विधियों में कम भूमि परंतु अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है। मंझोले और बड़े किसान अपने उत्पादन से हुई बचत से अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। दूसरी ओर छोटे किसानों के लिए जो भूमि भारत में किसानों की कुल संख्या का 80% भाग है, पूंजी की व्यवस्था करना बहुत कठिन है। यानी कि देखिए, जो बड़े किसान है वो तो पूंजी की व्यवस्था बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे किसान है उनको खेती करने के लिए पूंजी की व्यवस्था करना बहुत ही कठिन है, ठीक है। उनके भूखंड का जो आकार है छोटा होने के कारण का उत्पादन पर्याप्त नहीं होता। अतिरिक्त साधनों की कमी के कारण वे अपनी बचत से पूंजी नहीं निकाल पाते, अतः उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज के अतिरिक्त कई छोटे किसानों को अपने व अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खेती में मजदूरों के रूप में अतिरिक्त काम करना पड़ता है। श्रम पूर्ति उत्पादन के अन्य कारकों की तुलना में सबसे अधिक प्रचुर है, अतः नई विधियों में श्रम का अधिक प्रयोग करना आदर्श होता है। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। खेती में श्रमिकों का उपयोग सीमित है। अवसरों की तलाश में श्रमिक आस पड़ोस के गांव, शहरों तथा कस्बों में जा रहे हैं। कुछ श्रमिकों ने गांव में ही गैर कृषि क्षेत्र में काम करना आरंभ कर दिया है। इस समय गांव में गैर कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के 100 कामगारों में से केवल 24 ही गैर कृषि कार्यों में लगे हैं। यद्यपि गांव में एक प्रकार के गैर कृषि कार्य होते हैं, ठीक है। प्रत्येक कार्य में निपुण लोगों की संख्या बहुत ही कम है। हम चाहेंगे कि भविष्य में गांव में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं में भी वृद्धि हो। खेती के विपरीत गैर कृषि कार्यों में कम भूमि की आवश्यकता होती है। लोग कम पूंजी से भी गैर कृषि कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इस पूंजी को प्राप्त कैसे किया जाता है? या तो अपनी बचत का प्रयोग किया जाता है या फिर वो कर्ज लिया जाता है। आवश्यकता है कि कर्ज ब्याज की कम दर पर उपलब्ध हो ताकि बिना बचत वाले लोग भी गैर कृषि कार्य शुरू कर सकें, ठीक है। तो गैर कृषि कार्यों के प्रसार के लिए भी आवश्यक है कि ऐसे बाजार हों जहां वस्तुएं और सेवाएं बेची जा सकें। और पालमपुर में हमने देखा कि जो आस पड़ोस के जो गांव हैं, कस्बे हैं, शहर हैं, वहाँ पे दूध, गुड़, गेहूँ आदि उपलब्ध है। जैसे जैसे ज़्यादा गांव, कस्बों और शहरों से अच्छी सड़कें, परिवहन और टेलीफोन से जुड़ेंगे, भविष्य में गांव में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं के अवसर बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग था, अच्छा था, जो कि एक काल्पनिक गांव है, ठीक है। जो नॉर्मल गांव होते हैं उन्हीं की तरह इस गांव की भी एक कहानी थी कि लोग बाग ज़्यादातर कृषि कार्य करते हैं। कृषि के अलावा भी जो गैर कृषि क्रियाएं हैं उनको भी वे करते हैं, ठीक है। जो बड़े किसान हैं उनको कर्ज आसानी से मिल जाता है, लेकिन जो छोटे किसान हैं क्योंकि उनके जो खेत का जो आकार है वो भी बहुत छोटा होता है और इस तरह से वो जो उत्पादन है वो भी एक सीमा में ही कर पाते हैं, ठीक है। तो ये प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया उनके लिए थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया है वो उसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ठीक है। और लोगों को भी शेयर करें जिससे और बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।